So, welcome back, students. I am Aditya Jhawar, the founder and director of AJ Classes. I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18. Dear students, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. क्यों? क्योंकि आज हमारे सामने है ऑल इंडिया रैंक 35 रोशन पेरीवाल, जो मेरे ही स्टूडेंट है, जिन्होंने मेरे से फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों के तीनों लेवल की कोचिंग की है और तीनों के तीनों लेवल्स में ऑल इंडिया रैंक्स हासिल किए हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने ही स्टूडेंट का ऐसे इंटरव्यू लेते हुए. आज हम इस इंटरव्यू के दौरान जानेंगे कई सारी ऐसी बारीकियां जो आप लोगों को अपने सीएमए करियर के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है. रोशन ने न सिर्फ अपने क्लासेस का नाम रोशन किया है, न सिर्फ अपने शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि आज पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया रैंक 35 लाकर पूरे ही समाज का नाम रोशन किया है, पूरे भारत का नाम रोशन किया है. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्वागत है रोशन मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य जवर एजुकेशन के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रोशन फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 35. थैंक यू वेरी मच सर. सबसे पहला सवाल तो रोशन ये है कि कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा फीलिंग है एट प्रेजेंट राइट नाउ? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. सबके फ़ोन्स आ रहे हैं, मम्मी पापा बहुत खुश है और टीचर्स भी सब खुश है. तो अच्छा खुशी का माहौल है और दिन भी अच्छे जा रहे हैं. तो हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. सो रोशन, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपने रैंक लिस्ट को चेक किया था या फिर रिजल्ट देखा था कि भाई पास हो या फेल हो? नहीं सर, मैंने रैंक लिस्ट ही चेक की थी क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था अपने आप पे. और हाँ, मेरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मेरे टेस्ट सब अच्छे गए थे और मेरे एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे गए थे. तो हाँ, मेरे को लगा कि हाँ रैंक आएगा और मैं होपफुल भी था और बहुत कॉन्फिडेंट भी था. तो मैंने रैंक लिस्ट चेक की और मेरा रैंक निकल गया. तो फिर बस उसके बहुत अच्छा लग रहा होगा फिर तो. हाँ, बहुत खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ. सबको खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ. तो हाँ, ये तो है. बिल्कुल सही रोशन. एक्चुअली आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग अ रैंक, बिकॉज ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं थी, ये हमारी जर्नी थी. बिकॉज मैंने आपको फाउंडेशन से पढ़ाया है. फाउंडेशन में आपका रैंक था, इंटर में आपका ऑल इंडिया रैंक 24 आया और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 35 आया. मैं ये पूछना चाहूँगा और इवन मेरे जो दर्शक है वो भी यही जानना चाहेंगे कि आप पहले से स्टूडियस काइंड ऑफ थे फ्रॉम चाइल्डहुड या फिर फन लविंग और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हुए कैसे थे? मतलब मेरा वो सवाल है आपसे. नहीं सर, मैं दोनों में बहुत अच्छा था क्योंकि मैं मस्ती भी अच्छी करता था, मस्ती मजाक में भी बहुत अच्छा था और पढ़ाई में भी हाँ अच्छा था. और मैं दोनों को मेंटेन करना चाहता था. तो बैलेंस लाइफ चली थी मेरी और उसी वजह से बस अच्छी लाइफ जा रही थी और मेरे रिजल्ट भी अच्छा आ रहे थे. तो मस्ती के लिए कोई मुझे कुछ बोलता भी नहीं था. और फिर फाउंडेशन के बाद तो आपके साथ जर्नी स्टार्ट हुई और तीनों में रैंक आए. तो फिर उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ. थैंक यू वेरी मच उसके लिए. रोशन, मेरा अगला सवाल ये है और मेरा ही नहीं, इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होगा कि एक AIR ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ता है? 10 घंटे, 15 घंटे या 4 घंटे? तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि कितने घंटे आप पढ़ते थे? सर, मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मैं था, हाँ मैं मस्ती भी करता था, मजाक भी करता था और साथ में पढ़ता भी था. मेरे को पता है कि इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे आपको पढ़ना भी ज़रूरी है. और मैंने आपसे ही सीखा है कि क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वांटिटी ठीक है. हाँ, क्वांटिटी भी नहीं होगी, क्वालिटी अच्छी होगी आपकी तो आप सक्सेस कर पाओगे. तो हाँ, मैं उसी से इंस्पायर होके, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, पर पढ़ के मैं कम से कम टाइम में पढ़ के भी मेरे को ऐसा होता था कि हाँ मैंने आज पढ़ा है और जो भी पढ़ा है वो मुझे अच्छे से याद हुआ है. और बस उस हिसाब से मैं ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे पहले डेली पढ़ता था. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आए मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए. फिर कुछ टाइम बाद मैं 10 आवर्स तक भी पहुंचा हूं और फिर एग्ज़ाम्स में मैंने 12-15 आवर्स भी क्रॉस किए हैं. तो हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा वो. जैसा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रोशन ने जो कहा कि क्वांटिटी ऑफ आवर्स डजंट मैटर बट द क्वालिटी ऑफ आवर्स दैट मैटर, एज आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स. एंड मैंने रोशन को शुरुआत से यही सिखाया है और मेरे सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जो 15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद वो रिजल्ट नहीं ला पाते, और वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं उनका रिजल्ट आ जाता है. रोशन ने जैसे बताया कि ऐसा नहीं है सर कि 15 घंटे पढ़ो, आप ग्रेजुअली अगर रोज का 2-4 घंटे भी पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ सकता है. एंड ये ज़रूर जो आपने अगर नोट किया हो तो उन्होंने कहा कि एग्जाम के दिनों में मैं 12 to 15 आवर्स भी देता था. मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भैया पढ़ाई तो करना पड़ेगा
क्योंकि सीएमए है, सीए है, तो ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो नहीं है। सो रोशन, मेरा अगला सवाल ये है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि एक AIR जो होता है, ऑल इंडिया रैंक, वो टाइम को कैसे मैनेज करता है? बिकॉज आप CMA फाइनल के अंदर है, तो आपका लॉन्ग आवर्स ऑफ क्लासेस रहता है, उसके अलावा आपकी आर्टिकलशिप भी रहती है, फिर थोड़ा फ्रेंड्स का भी टाइम होता है, फिर सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल रूटीन क्या रहता था? वैसे मेरा रूटीन भी बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, पर ठीक है, सबका होता है। तो मैं 7 to 11 अपनी क्लासेस रहती थी सर, उसमें कोचिंग्स और वो सब 2 से 3 क्लासेस होती थी, मैं अटेंड करता था। फिर मेरे को जाना रहता था जॉब के लिए, आर्टिकलशिप के लिए, वहाँ पे जाता था, वहाँ पे हार्ड वर्किंग, वो भी पूरा दिन स्ट्रेस को लेके। फिर वापस आके मैं थोड़ा रेस्ट करता, थोड़ा पेरेंट्स के साथ बातें करता, फिर थोड़ा खुद को मोटिवेट करता, और फिर हाँ थोड़ा ब्रेक लेके मैं वापस स्टडीज़ के लिए बैठ जाता। और फिर हाँ 2 घंटे की स्टडीज़ करके 8 to 11 मैं फिर रेस्ट करने चले जाता हूँ। फिर मैं बेड टाइम फिर से वो ये फिर से सेम रूटीन। तो हाँ ये है कि आपको एक ही रूटीन में आपको कम से कम आपके 6 महीने 10 महीने जो भी है, जितना भी आर्टिकलशिप पीरियड है वो निकालना है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना। सो रोशन, मेरा अगला सवाल ये है कि आपका पर्टिकुलरली क्लासेस के अंदर क्या शेड्यूल रहता था? आपके सेल्फ स्टडी और जो बैचेस होते थे क्लासेस के, उनके बीच में क्या रिलेशन था? मतलब मेरा ये जानना चाहता हूँ कि क्लासेस और सेल्फ स्टडी दोनों साइमल्टेनियसली चलता था आपका, या थोड़ा डिले करते थे? आवर्स कितने रहते थे क्लासेस के अंदर? नहीं सर, हाँ वो साथ साथ में लेके चलना ज़रूरी है। वो मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा जो आज प्रिपेयर कर रहे हैं अभी आगने वाले एग्जाम्स के लिए, कि हाँ मेरी क्लासेस जैसे होती थी 2 to 3 लेक्चर, 2 प्रैक्टिकल्स एंड 1 थ्योरी, वो साइमल्टेनियसली चलते थे, और उससे आपको प्रेशर भी नहीं आता था। और मैं उस क्लासेस के बेस पे अपना रूटीन बनाता, और हाँ जो रोज़ का रोज़ पढ़ा है वो मैं रोज़ का रोज़ पढ़ता, और अगले दिन फिर से क्लासेस में रिविजन भी होता था। तो वो 2-3 बार कंसेप्ट पढ़ने से आपको तुरंत रिमाइंडर भी होगा, और सबसे मेन बात कि आप जैसे जैसे डिले करते जाओगे आप पे प्रेशर बनता जाएगा। तो ये एक एज ए स्टूडेंट हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लास्ट में। और ठीक है, तो ये मैंने पहले ही जान लिया था, तो ये मेरी लाइफ में बहुत काम आया। सो जैसा अभी रोशन ने बताया कि देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं कि वो क्लासेस तो अपनी तरफ से पोर्शन चलाता जाता है। वो मान लो जैसे हमारे यहाँ पे भी यही होता था कि 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी सब्जेक्ट चलता था, रोज के 3 लेक्चर्स हमारे होते थे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लोग क्लासेस के साथ साथ नहीं चलते, वो क्लासेस अटेंड करा, घर पे जाके मस्ती वस्ती करी फ्रेंड सर्कल में, और लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करना चालू करते हैं। सो CA और CMA CS ये ऐसे कोर्सेज नहीं है कि आप लास्ट में आप पढ़ाई करोगे तो आपका मार्क्स आ जाएंगे, या पास हो जाओगे, या रैंक लेके आ जाओगे। जैसा रोशन को पता है कि उसको अगर रैंक लाना है या उसको पास होना है, तो क्लासेस के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लासेस का पोर्शन तो टाइमली पूरा हो जाता है, बट बच्चों का पोर्शन एंड मोमेंट तक पेंडिंग ही रह जाता है, क्योंकि बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। और जैसा उसने कहा कि सुबह में पढ़ता, क्लास में पढ़ता था, घर पे जाके दोबारा पढ़ता था, अगले दिन क्लास में वापस रिवीजन करते थे हम लोग। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों को कभी भी ध्यान रखिए कि कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि क्लास में होता जा रहा है और हम लोग घर पे जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे। साइमल्टेनियसली उसका बैलेंस बना के चलो। सो रोशन, अगला सवाल ये है कि जैसा आपके ऑलरेडी तीनों लेवल के ऊपर रैंक्स रह चुके हैं, सो ये आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया है कि तीनों लेवल में रैंक लाना है, ठीक है, तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने हैं, और ऐसा रैंक के पीछे ऐसा क्या मोटिवेशन क्या था? सर ऑनेस्टली बोलूँ तो पहले पहले मेरे को भी ये लगा कि एज ए नॉर्मल स्टूडेंट ये रैंक तो अपने बस की बात नहीं होती, ये सब टॉपर्स की बातें होती है। फिर ठीक है, हाँ फिर मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन की, फिर धीरे धीरे अपने पढ़ाई बहुत अच्छी स्मूथली चल रही थी, मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही थी, मैं सीरियस भी हो गया अपने लाइफ को लेके। तो हाँ, और फिर मैंने टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, रिवीजन भी मेरा बहुत अच्छा हुआ कोचिंग के थ्रू, और पापा मम्मी का सपोर्ट था, तो मेरा फाउंडेशन में रैंक आया एक बार। और फिर एक बार रैंक आने के बाद आपको हमेशा मोटिवेशन मिलेगा। तो यही है कि एक बार आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें पूरा अपना जी जान लगा दो, उसके बाद आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको मोटिवेट करता ही रहेगा वो जो लाया हुआ है वो अगले लाने के लिए। तो हाँ बस उसी के लिए फिर मैं इंटर में भी तैयारी करना, मॉक टेस्ट देना, वो सब। सो रोशन, अगला सवाल मेरा ये है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उनके लिए, कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप देना चाहिए इंटर और फाइनल के अंदर? ऑनेस्टली सर पहले तो मेरे को भी ये लगता था कि दोनों ग्रुप देना अपने लेवल की नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट 8 पेपर और वो भी कंटिन्यूस लेता है, तो रोज़ रोज़ और इतना सिलेबस वास्ट है, तो पॉसिबल नहीं होता अपने को लगता है। पर हाँ वो मोटिवेशन चाहिए था, गाइडेंस चाहिए था, इसलिए मैं आपके पास आया, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, मेरे को मोटिवेट भी हुआ, इसलिए मैं साथ साथ में पढ़ाई भी करता रहता था, लास्ट तक प्रेशर नहीं दे मेरे पास आया। तो हाँ वो है कि और प्रिपरेशन हमेशा करते चालू रहनी चाहिए,
और ये है कि हाँ दोनों ग्रुप दोगे तो आपका रैंक बनने के चांस होंगे, और पास परसेंटेज इंस्टीट्यूट हमेशा दोनों ग्रुप में ज़्यादा रखता है। तो सो आपके अकॉर्डिंग बोथ ग्रुप देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरा तो ओपिनियन यही है, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, कि आप अपने टीचर्स की सुनो और उन पे फोकस करो, और वो जो बोलते हैं वो आपके भले के लिए ही होता है। तो हाँ, और मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि दोनों ग्रुप साथ में देना ही बेटर रहेगा, क्योंकि एज आप जानते हो कि हाँ मेरा रैंक आया है, तो मैं एज ए कलीग आपका दोस्त मैं तो ये बोलूँगा आपको। सो जैसा स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना कि रोशन का क्या कहना है, और जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ऑलवेज अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स। मैंने मेरी लाइफ में जितनी भी एग्जाम दी है हमेशा बोथ ग्रुप ही दिए हैं, ठीक है। चाहे फिर वो बोथ ग्रुप हो या फिर 4 ग्रुप हो। जब मैं सीएस कर रहा था तब 4 ग्रुप हुआ करते थे, मैंने चारों एक साथ दिए थे। बिकॉज अगर आपको रैंक लाना है तो आपको हमेशा सारे ग्रुप देने ही पड़ेंगे। सेकंड, जैसा रोशन ने अभी कहा कि बोथ ग्रुप का पासिंग जो परसेंटेज होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। मैं पासिंग परसेंट ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जनरली इंस्टीट्यूट का हमेशा टारगेट रहता है कि वो बोथ ग्रुप वालों को पहले प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सो हमेशा बोथ ग्रुप दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है कि आपका जरूरी नहीं कि आप सारे एक साथ पेपर दे रहे हो तो आपके सभी आठों के आठों पेपर अच्छे होने चाहिए। क्या होता है कई बार कि आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में 2 पेपर बहुत शानदार है, ठीक है, और 2 पेपर ओके ओके, तो 2 पेपर में आप लेके आ जाओ 65, अगले 2 में 40 भी लाओगे तो भी अच्छा ही है, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो आप मेंटेन करके चलो, बैलेंस बना के चलो और बोथ ग्रुप ही दो। सो रोशन, अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि मिनिमम कितनी बार रिवीजन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स, इन ऑर्डर टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक। हाँ ये तो सही एकदम कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम अपियर करो रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको वह, पर उससे पहले हैं ये है कि आपको अपना वो जो भी सिलेबस है वो एक बार कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, तो आपका रिवीजन में इतना टाइम ना वेस्ट हो और आप रिवीजन क्विक मोड में कर पाओ। और रिवीजन करने के लिए मैंने 2 बार रिवीजन किया था, और 2 बार रिवीजन करके मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, पेपर्स भी एनालाइज किए थे, एमटीपी आरटीपीज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हाँ मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो हाँ रिवीजन भी अच्छा होना चाहिए, और टेस्ट सीरीज, आपका गाइडेंस, आपकी मोटिवेशन, आपके कोचिंग की हेल्प सब आपके लिए काम आएगा। सो जैसा रोशन ने कहा कि पर्टिकुलरली हमको रिवीजन मिनिमम 2 टाइम्स तो चाहिए। मेरा कहना है कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना जरूरी है। वो रिवीजन करने के लिए आपका सबसे पहले क्या पोर्शन पूरा होना जरूरी है, क्योंकि सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, इनके जो एक्चुअली सिलेबस इतने वास्ट होते हैं कि इनको पूरा करने में टाइम लग जाता है। तो कई सारे बच्चे तो पोर्शन ही पूरा नहीं कर पाते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप सबसे पहले अपना पोर्शन क्लास के साथ साथ पूरा करें। एंड सेकंड थिंग इज एंड मोमेंट तक न जाए कि लास्ट मोमेंट पे मैं जाऊंगा 5 ओवर में 100 रन मार के आ जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो शुरुआत से टुक 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 पार्टनरशिप बनाते रहिए, तो एंड मोमेंट पे इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो रिवीजन 2 से 3 बार आराम से हो जाएगा। सो जैसा अभी आपने बताया कि सर मैंने कम से कम भी 2 बार रिवीजन किया था, मेरा ये सवाल है अगला कि रिवीजन शुरू कब करना चाहिए? मतलब 20 डेज पहले, 30 डेज पहले, 60 डेज पहले, 70 डेज पहले, कब रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग आपने रिवीजन कब स्टार्ट किया था? हाँ ये एक एक्चुअली क्वेश्चन था, ये मेरे टाइम पे भी मेरे को ऐसा फील हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं तो रेफर करूँगा कि आप अपने सर की, अपने आइडल की जो भी कोचिंग सर्स है, टीचर्स है, उनको एक बार उनके पास जाओ, उनसे मोटिवेट हो, उनसे गाइडेंस लो, फिर आप अपनी चालू करो पढ़ाई। क्योंकि मेरा इंटर में एक्चुअली हुआ ये था कि मेरा एंड टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एटलीस्ट 45 to 50 डेज पहले मैं अपनी स्टडीज रोक दूंगा और रिवीजन चालू करूंगा। मेरा जितना भी सिलेबस हुआ होगा मैं उसको एक बार अच्छे से कवर करके रिवीजन करके टेस्ट दूंगा। क्योंकि एट द एंड अपने ये होता है कि अपने को 100 मार्क्स नहीं लाना है, अपनी तैयारी 100 मार्क्स ही करते हैं, पर अपने को पहले 60 मार्क्स सिक्योर करने हैं। उसमें भी एग्जामिशन आता है और वो एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, वो रैंक लाने के बराबर होता है। तो हाँ मैं तो सर यही बोलूँगा कि पहले मिनिमम आपको 60 डेज आप इन हैंड 60 डेज लेके चलो, उसके बाद आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करो, और गाइडेंस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सो जैसा रोशन ने जस्ट अभी कहा कि मिनिमम 60 डेज रिक्वायर्ड है, उससे मतलब तब तक आपको अपने रिवीजन चालू कर देना चाहिए। बट कई बार जरूरी नहीं है कि 60 डेज है, रोशन के हिसाब से 60 है, किसी के हिसाब से हो सकता है 40, किसी के हिसाब से 30 है। बट मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे पढ़ाई होती है ना, वैसे वैसे रोज का रोज रिवाइज करते रहो थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं तो एंड मोमेंट पे इतना ज़्यादा कंपाइल हो जाता है अपने दिमाग के अंदर कि सब खिचड़ी बन जाता है। तो खिचड़ी न बने उसके लिए रोज का रोज रिवीजन अगर पहले से ही कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसकी वजह से क्या होता है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रोशन ने, मेरे को पता है कि रोशन ने कई सारे मॉक टेस्ट दिए थे क्लासेस के,
और बैक टू बैक, भले ही कोई उसका फ्रेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा उससे उसको कोई मतलब नहीं, खुद आता था क्लासेस में, सारे मॉक टेस्ट देता था टाइम टू टाइम। एंड मॉक टेस्ट की वजह से आप देख सकते हो कि हर लेवल पे उनके कंटिन्यूसली रैंक्स रहे। सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर रिविजन वेल बिफोर एग्जामिनेशन। सो अगला जो सवाल है रोशन, ये है कि जनरली जब एग्जाम्स अपन देते हैं तो एज वी नो दैट कि सीएमए की एग्जाम्स बैक टू बैक 8 डेज आती है कंटिन्यूस, एक दिन की बिलीव नहीं रहती है। तो उन दिनों में आपका एग्जाम के दिनों में क्या रूटीन रहता था, मैं वो जानना चाहता हूँ, मतलब कितने घंटे, क्या रूटीन ऐसा क्या रहता था मतलब? पहले तो मैं ये कोशिश करता था कि जितना पढ़ा है उसी पे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि एग्जाम दिन में अपने न्यू ट्राई करेंगे तो भी वो कुछ होने जाना है नहीं। तो हाँ, और सबसे मेन ये रहता था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चैप्टर्स है, पहले उनको कवर किया जाए और जितना मैक्सिमम हो सके उनसे पूरा एकदम सिक्योर किया जाए अपने मार्क्स, और पासिंग मार्क्स सिक्योर करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, मैं पहले वो करता था। और एग्ज़ाम 3 आवर्स की होती थी, तो मेरे घर से थोड़ा दूर होता था, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग वो भी, तो मैं मिनिमम 5 आवर्स मैं मान के चलता हूँ, और 6 to 7 आवर्स की स्लीप। तो मेरे पास लगभग 12 से 14 घंटे बचते थे। तो हाँ, मैं पहले से स्ट्रेटेजी बना के रखी थी अपनी कि ये करना है। एबीसी एनालिसिस मैंने किया था, मैंने आपको भी रिफ़र किया था, पूरा गाइडेंस लेके मैंने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो बस उसी का सक्सेस है। सो स्टूडेंट, जैसा रोशन ने बताया कि सीएमए के अंदर बैक टू बैक 8 डेज एग्जामिनेशन रहती है, तो सीधी सी गणित है कि आप उन दिनों के अंदर ज़्यादा कुछ नया ट्राई ना करें, जो हो चुका है बस उसी पे फोकस करें। जो आपके टीचर्स ने कहा है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बस ये करके चले जाओ। तो नहीं तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। सो मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा कुछ नया ट्राई नहीं करें, और जो रोशन ने कहा बस उसको फॉलो करें। सो रोशन, अगला सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। होता क्या है कि प्रोफेशनल एग्जाम्स होती है ना, मैं तो कहता हूँ प्रोफेशनल का इवन 10th और 12th के एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशर देती है। एग्जाम से कई दिनों पहले आपके अंदर एक भूचाल सा उमड़ जाता है, भूचाल आने लगता है, अरे एग्जाम आने वाली, एग्जाम आने वाली से इधर से मम्मी पापा प्रेशर दे रहे, टीचर प्रेशर दे रहे, सब जने प्रेशर देते हैं। तो एग्जाम से पहले का प्रेशर होता है, और ड्यूरिंग एग्जाम बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर कोई एक पेपर बिगड़ गया, कोई एक पेपर खराब चला गया, तो अगला पेपर भी खराब जाने के चांसेस रहते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि ये पेपर सर खराब हो गया तो अगला पेपर के ऊपर मेरा इंपैक्ट आ जाएगा, या मैं बहुत टेंशन में आ गया, ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? यस सर, ये होता भी है, और ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट वाले करते भी है ऐसा जानबूझ के। वो एग्जाम भी एक होता है, और वो आपका प्रेशर भी चेक करते हैं कि बच्चा कितने लेवल तक प्रेशर हैंडल कर पाता है। मेन वही होता है एग्जाम में, अपने को पता है सबको। तो हाँ, उस टाइम आपको ज़रूरी होता है, और मेरे साथ भी हुआ है। और इंस्टीट्यूट ज़्यादातर बीच वाले जो पेपर होते हैं उनमें ऐसा करते हैं कि बच्चा थक चुका होता है कंटिन्यूस एग्जाम देते देते भी, पढ़ते पढ़ते, और फिर अचानक से एक दिन आपका एग्जाम खराब चला जाए और आप एकदम डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर रोना भी होता है। मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं घर आया था, मेरे केस में तो मैंने सीधा सर को फ़ोन किया, सर ने मोटिवेट किया, मैंने पेरेंट्स को प्रीफर किया, मैंने भगवान जी को याद किया, मैं कृष्णा जी को बिलीव करता हूँ, तो मैंने उनको याद किया। फिर मैंने, हाँ, सबने एक ही चीज़ बोली, और मैं भी ये मानता हूँ कि कृष्णा जी के जो बोले हैं कि कर्म करते जाओ, फल आपके हाथ में है नहीं, तो बस प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम वेरी वेल, एंड बस उसके लिए फिर आपको कंटिन्यू जाना पड़ेगा। बस ये है कि आपको अपना मेंटल माइंड और वो एकदम स्ट्रांग रखना पड़ेगा बस। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोशन के साथ हुआ है, जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है सबके साथ ये होता ही होता है कि एक पेपर आपका खराब जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कोई एक पेपर के अंदर आपका कुछ मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि पेपर आता ही उस लेवल का है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वो पेपर आपके लिए खराब गया है तो पूरे इंडिया के लिए भी खराब ही गया है, ये समझ लो। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? जब पूरे इंडिया का ही खराब गया है तो फिर आपको लग रहा है कि आपका पेपर खराब गया, लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से, चेकर के हिसाब से पेपर अच्छा था। सो बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का, और मैं तो कहता हूँ पेपर देखने का ही नहीं, क्योंकि वो जो जा चुका है वो तो लॉक हो चुका है, उसको चेंज थोड़ी कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो बेटर ये कि अगले पेपर की तैयारी करो, पुराने पेपर के बारे में पूरा भूल जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोशन ने अभी कहा कि उस समय जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हो तो सबसे पहले आपको किससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, उस बंदे को फोन करो, उस बंदे से पूछो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो सकता है आपके टीचर्स हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो, उनको फोन करो, उनके पास जाओ कि सर मेरा ये पेपर बिगड़ गया, अब अगला पेपर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उनके पास जाओ, आपको उनके वर्ड से इतना मोटिवेटेड फील हो जाएगा कि अगला पेपर आपका अपने आप ही अच्छा चला जाएगा। सो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा अगला सवाल भी उसी से रिलेट करता है। सो जैसा मैंने अभी जस्ट बोला कि अगला सवाल मेरा उसी के ऊपर है। सो मेरा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? आप किसे अपना आइडल मानते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल, इस इंसान ने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को बचपन से हमको सबको बचपन से सिखाया गया है, और मैं बिलीव भी करता हूँ गॉड में,
भगवान में, और मेरे सबसे जो मैं आइडल मानता हूँ वो है सबसे पहले श्री कृष्ण जी। उनकी लाइफ की स्टोरी भी हमें अपने आप में एक मोटिवेशन कर देती है। तो हाँ, फिर और मैं मेरे को कभी भी होता तो मैं उनके लिए प्रेयर करता, वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं। तो और जैसे जब मेरा आगे बढ़ता गया, रैंक आता गया, मेरा बिलीव भी उन पर बढ़ता गया, तो वो उनके लिए है। फिर मैं अपना आइडल वैसे तो सबसे पहले मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस अचीवमेंट में, यहाँ तक मेरे लाइफ करियर में पूरा। तो हाँ, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं है वो आपको बोलना चाहूँगा सर, आप मेरे वन ऑफ द मोस्ट आफ्टर माई ओल्ड फैमिली एंड रिलेशंस, यू आर माई आइडल एज वेल। एंड मैं आपको एज एल्डर ब्रदर की तरह भी ट्रीट करूँगा, क्योंकि आपने भी वो सेम दिखा है, लाइफ में फेस किया है। तो हाँ, आपके वर्ड्स हमेशा मेरे लिए कीमती होते थे, मैं फॉलो भी करता था। तो वो है, तो इसलिए मैं सबको एज ए ओवरऑल, हाँ, मेरे लाइफ में जिन जिन का भी ये रोल रहा है, मैंने सबको थैंक यू बोला है। सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ, वो भी खुश है मेरे से। तो हाँ, मैं भी खुश हूँ उनके। सो जैसा रोशन ने कहा कि हमारे पेरेंट्स का और जिस भी भगवान में हम मानते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कभी भी मोटिवेशन के साथ साथ कई बार डीमोटिवेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही और टीचर ही जो आपको, अगर आप ऊपर आसमान में उड़ने लगते हो तो जरा सा थप्पड़ मार के, ठीक है, थप्पड़ इन द सेंस वो वाला थप्पड़ नहीं, थप्पड़ मतलब अपने शब्दों से वो थप्पड़ मारते हैं कि ये तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे ही रहेगा पूरी जिंदगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी औकात पता चलनी जरूरी है। तो ऐसा रोल पता है कौन प्ले करता है? वो होते हैं टीचर्स। वो आपको, मैंने कई बार रोशन को डांटा भी है, ठीक है, कई बार जब रोशन को पर्टिकुलर मैंने केबिन में बुला के डांटा भी है। एंड ऐसे मौके बहुत कम मिले क्योंकि रोशन बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है शुरुआत से, बट जरूरी हो जाता है। और टीचर और पेरेंट्स हमेशा क्यों करते हैं? वो आपका भला ही चाहते हैं। तो डेफिनेटली एज ही सेड कि भाई भगवान में बिलीव करो, जिस भी भगवान में मानता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कृष्ण जी में मानो या राम जी में मानो या शिव जी में मानो, या कोई जरूरत नहीं, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसमें आप मानिए। सो रोशन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप आगे जॉब करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, या एज आई नो कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो तो बिजनेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? जॉब, बिजनेस या प्रैक्टिस? सर, अभी तो मेरा एक ही स्पेसिफिक प्लान है, मेरे को जॉब करना है। और मैंने जो भी अब तक सीखा है वो मैं इन प्रैक्टिकल लाइफ कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, मेरे को डेवलप और एक्सप्लोर करना है। अभी क्यूरियोसिटी उसकी है, अलग अलग जगह जाके देखना क्या होना, कैसा एक्सपीरियंस, वर्क लाइफ एक्सपीरियंस, फिर फैमिली सब मेंटेन करना, बाहर रहना क्या, कैसे आपको थोड़ा डेवलप स्टेज अपने आप को डेवलप करते रहना। तो हाँ, अभी तो मैंने जॉब का ही सोचा है। इन फ्यूचर मेरा कुछ हो, और मैं सोच रहा हूँ साथ साथ में अपनी स्किल्स अपडेट करता रहूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा अपने को पता फ्यूचर कुछ अनएक्सपेक्टेड है। तो हाँ, स्किल्स को अपडेट करते करते जॉब में आगे तरक्की लेते लेते इन फ्यूचर गोल। सो फिलहाल मतलब आपका एक ही गोल है कि मुझे करियर के तौर पे जॉब को चूज करना है। सो द नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टडीज इज कि जैसा सीए, सीएस, सीएमए के अंदर दो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। पहला थियोरेटिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। सो कई बच्चों का थियरी अच्छा होता है और कई बच्चों का प्रैक्टिकल अच्छा होता है। तो आपका क्या अच्छा था और आपने दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बैठाया था? प्रैक्टिकल में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, थियरी में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, जरा स्टूडेंट्स को वो बताइए। मेरा एक्चुअली प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस था, और मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा मोटिवेट होता था। मैं वो करता था, वो क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मेरे को और मोटिवेट होना होता। नहीं आंसर है तो मैं और उसके पीछे दिमाग लगाता। तो हाँ, मेरे को वो अच्छा करना भी अच्छा लगता था, और उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छा आते थे। तो प्रैक्टिकल हमेशा मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहा है, और प्रैक्टिकल हमेशा मेरे लिए प्लस पॉइंट ही रहा है। और थ्योरी में मैं अच्छा था, पर मेरे को वो पसंद नहीं रहा बार बार पढ़ना वो सब। वो फिर भी हाँ, अपने को पास होना है, रैंक लाना है, तो करना तो सब पड़ेगा। और वैसे भी लॉ ऑडिट जैसे एग्जाम में तो आपको लैंग्वेज पे फोकस करना, वो सब करना, रिवीजन करना, कैसे लिखना, वो सब और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल पसंद है किसी का थ्योरी है, पर मेरे ध्यान तो अपने को दोनों पे ही देना पड़ेगा। टेस्ट, अपने को रिवीजन, सब पे फोकस करना ही पड़ेगा। हाँ, आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट में मेरे को इसमें मैं कवर करूँगा, मेरे को हाई स्कोरिंग मार्क्स ये सब्जेक्ट है, ये लो थोड़ा मेरे को इसमें डाउट लग रहा है। तो वो बैलेंस करने के लिए आप एक 2-3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल को या थ्योरी को प्रेफरेंस दे सकते हो, उस हिसाब से आपका मेंटेन होगा। सो एज रोशन सेड कि भाई जरूरी नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो, जरूरी नहीं कि आपका थ्योरेटिकल अच्छा हो। और ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो टॉपर हो, चाहे फिर वो रैंकर हो, चाहे फिर वो एवरेज स्टूडेंट हो। हर किसी का प्लस पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले सो
रोहित शर्मा जो है वो पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। वही अगर हम विराट कोहली की बात करें तो कवर ड्राइव अच्छा खेलते हैं। तो सबका प्लस पॉइंट अपना अपना होता है, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए। प्रैक्टिकल अच्छा लगता है तो प्रैक्टिकल के ऊपर हमेशा एड ऑन एडवांटेज लेके रखिए कि भैया इसमें तो मैं 60 65 70 लेके आ जाऊंगा, थ्योरेटिकल में फॉर एग्जांपल 40 45 50 भी बने तो बहुत है, अपना बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और अपन पास हो जाएंगे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ कही रोशन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रोशन ये है कि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि अपने ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है कि साला बाजू वाला तो पढ़ के आया नहीं है, ऊपर से वो अपन को और ज्ञान दिए जा रहा है, और कई बार अपन लोगों की सुनने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम हॉल के अंदर कि यार ये कर लो वो कर लो, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कई ऐसा 100% सिलेबस किसी का होता ही नहीं है, वो तो तुमको ही पता है। तो उस समय कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जरा स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है एग्जाम के दिनों में। इसमें मैं थोड़ा रियल लाइफ अपना बता सकता हूँ कि मैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाता था तो मैं आधे घंटे पहले पहुँच जाता था, पर मैं रिवीजन करता था, मैं इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देता था, और मेरा अगर रिवीजन हो भी जाए और नहीं भी हुआ तो मैं छोड़ देता और मैं प्रे करता था एटलीस्ट कि हाँ उससे थोड़ा मेडिटेट होके थोड़ा मोटिवेट होके, डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसके लिए तो। और हाँ मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, मैं उन्हीं से कांटेक्ट करता था, उन्हीं से बात अगर वो मिलते भी थे तो उन्हीं से नॉर्मल बातें करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं कैसा, बस नॉर्मल, हम लोग एग्जाम के रिलेटेड बात ही नहीं करते थे। तो वो उससे क्या हाँ थोड़ा अच्छा फील होता और एग्जाम में अच्छा मोटिवेट हो, एग्जाम देने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन मिलता। और लास्ट में एग्जाम चालू करने से पहले मैं हमेशा प्रेयर करते करके ही एग्जाम देता, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है और ये संस्कार है। नहीं तो जनरली जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या प्रेशर फील करते हैं, तो हाँ उनको थोड़ा गाइडेंस दो कि वो प्रेशर ना फील करे, उसके लिए वो क्या स्टेप्स करें कि उनको प्रेशर फील नहीं हो। हाँ एक्चुअली ये है कि प्रेशर आता है वो तो सब में आता है, सबको होता है। और जैसे मैंने कहा कि वो बस यही है कि आप जितना पढ़ा हुआ है उस पर थोड़ा 1-2 मिनट थोड़ा लंबी सांस लो, डीप ब्रीथ करो, वो थोड़ी वो सब करो, ठीक है। और एग्जाम के रिलेटेड ज़्यादा उस टाइम एकदम ये मत सोचो क्या रिजल्ट आएगा आगे का, इतना मत सोचो, उस प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, बस ऑन द स्पॉट। आप अपना प्रेशर अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होगा और प्रेशर रहेगा, पर एक बार जैसे ही आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आपको मोटिवेट करेगा। सो रोशन द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब भी अपन सीए सीएस या सीए में कोई भी एग्जाम्स देते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स, तो उसमें हमें कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, और आपने अपनी पूरी सीए में जर्नी के अंदर कौन सी बुक्स रेफर करी थी जिसकी वजह से आपको रैंक्स आए, जिसकी वजह से आपको हमेशा ऐसा फील हुआ कि नहीं यार मेरा तो कंटेंट हो चुका है। एक्चुअली ये है क्योंकि इसमें आपका आइडल का आपका जो भी आप जिसको भी कोचिंग ट्यूशन टीचर्स उनका रोल रहता है, पर हाँ वो लोग भी बोलते हैं, पर वो लोग भी यही मेरे को आपने यही बोला था कि ज़्यादा इधर उधर मत ज़्यादा, जितना नोट्स है जितना वो है वो उन पे फोकस करना, वही आपके लिए सबसे काम काम के लिए है। और मैंने तीनों एग्जाम दिए हैं तो मेरे को ये पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट आता है वो है ICMI का मॉड्यूल, उनकी स्टडी मॉड्यूल, वो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेफरेंस वही है। उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओ, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट हो गए, प्रैक्टिकल के लिए आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो करो। और फिर क्वेश्चन बैंक जैसे आप वो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं आपके कोचिंग क्लासेस में, मेरे को अच्छे से एकदम गाइडेंस नोट थे, उसमें नोट्स प्रॉपर बने हुए थे, हैंड रिटन नोट्स थे, और क्वेश्चन बैंक थी उसमें क्वेश्चन भी थे, और उसमें पूरा ओवरऑल था कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MTP RTP साथ थे, तो मेरे को और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा इतने में काम हो गया था, तो मैंने तो इतने फोकस किया और रैंक मेरा आ गया बस। जैसा रोशन ने भी कहा कि ICMI पर्टिकुलर अगर आप CA में कर रहे हो तो ICMI का मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CA कर रहे हो तो ICI का जो मॉड्यूल होता है सबसे पहले तो आपको वो कवर करना ही करना है पूरा का पूरा, एंड उसके बाद PYPs जो होते हैं, MTPs होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, उसके लिए आप या तो उनकी वेबसाइट्स देख सकते हो, और या फिर सबसे इंपॉर्टेंट AJ क्लासेस से अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो सीधी गणित है, हम लोग सारी की सारी क्वेश्चन बैंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते ही करते हैं। चार्ट्स देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को कि ये चार्ट्स लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टूडेंट्स को क्लास में भी नोट्स लिखवाए जाते हैं कि आप ये फॉलो करो। पर्टिकुलर DT IDT के अंदर जैसा रोशन क्लासेस में आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाए गए थे, तो उससे बहुत मदद मिलती है, या ICMI को उस समय मॉड्यूल ज़्यादा करना चाहिए? नहीं वो एक्चुअली क्या है, पहले जब करते तो अपने को पूरा सिलेबस करना होता है और अपने को एग्जाम स्ट्रेटेजी के एग्जाम के प्रीव्यू से सोचना होता है, तो उसे हैंड रिटन नोट सब लास्ट में सबसे बेस्ट वही काम आता है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, कब एक दिन निकल जाए आपको पता भी नहीं चलता, और सिलेबस तो नहीं हो सके ऐसा ही सिलेबस है, बहुत वास्ट है, तो बस इसलिए हैंड रिटन नोट्स लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी मैं बोलूँ ना, तो मेरे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरे मेथड से, मैंने अपने हैंड से जितने किए थे, वो लास्ट डे मैंने जब भी जो भी क्वेश्चन में डाउट, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने को याद नहीं रहते हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करके रखे हुए थे, तो बस
वो मैंने जब अपने आप के क्वेश्चन देखे तो मेरे को तुरंत क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो बस हाँ वही है। बिल्कुल सही, हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खुद के जो आप देख, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोटबुक को फेंकना मत। भले प्रैक्टिकल हो चुका है, सब्जेक्ट हो गया, होता गया, 3-4 नोटबुक भर जाती है अपने, अपन बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक फेंक देते हैं। ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि तुमने अपने हाथों से जो सॉल्व किया है तो डेफिनेट सी बात है उसमें कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, कोई ना कोई अपनी टिप्पणी लिखी ही होगी उसके अंदर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दिनों में, क्योंकि एग्जाम के दिनों में हजार हजार पेजेस का मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो वो आप रेफर नहीं कर सकते इतना, क्योंकि जैसा रोशन ने कहा कि सर ऐसा होता है कि एक दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आए घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाई किया और निकल गया दिन, और अगले दिन पेपर है, तो उस वक्त आपको ये हैंड रिटन नोट्स ही काम आते हैं। और क्लासेस के जो LDRs, लास्ट डे रिवीजन दिए जाते हैं, चार्ट्स बनवाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि बिल्कुल। बच्चे बहुत होते हैं जो उनको पसंद है कि नोट्स सजा के लिखना, वो करना, एकदम प्रॉपर लिखना, और कुछ कुछ तो जितना ही बुक होती है उससे डबल तो नोट्स बना देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि आपको सोचना है कि अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है और आपने जो लिखा है वो आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए, बस उतना काफ़ी है। कुछ एक्स्ट्रा करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, डेकोरेशन वेकोरेशन कुछ नहीं ज़रूरत है। फिर वो बस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे बस, और अंडरलाइन और करो, फिर आप स्टार मार्क करो जो इंपॉर्टेंट है वो सब, बस वो करने की ज़रूरत है। इसके अंदर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा रोशन, कि कई बार क्या होता है, कई बच्चे कुछ इस मेंटेलिटी के होते हैं कि मैं ये टीचर का भी कर लूँ, मैं वो टीचर का भी कर लूँ, मैं तीसरे टीचर का भी कर लूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आज हज़ारों टीचर्स अवेलेबल है। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या अलग अलग टीचर्स के नोट्स देखता है, बोले ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा है। तो क्या हमें सारे टीचर्स के नोट्स देखने चाहिए, या फिर सिर्फ जो आपके जो कोचिंग के टीचर्स है या पर्टिकुलर आपका जो खुद का कंटेंट बनाया हुआ उसको फॉलो करना चाहिए? नहीं, हाँ, क्योंकि ये होता है कि अपने एंड टाइम पे कुछ समझ नहीं है तो अपने इधर उधर जाते हैं, फिर कुछ नहीं आया तो और ज़्यादा प्रेशर आता है उससे। तो ये तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मॉड्यूल आपने जो किया है, सिलेबस किया है, नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स मिले हैं, जिससे आपने प्रिपरेशन किया है, बस वो इनफ है। क्योंकि उसके बाद आप एक्स्ट्रा करने जाओगे, प्रेशर और ज़्यादा आएगा, आपने जो किया होगा वो भी आप भूल जाओगे। तो ये तो नहीं करना। सो इन योर ओपिनियन यू शुड ओनली फॉलो योर वन टीचर, एक ही टीचर को फॉलो करो। हाँ। 10 तरह के टीचर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली आपके मन में डाउट ही होना है, कंफ्यूजन ही होना है और प्रेशर ही क्रिएट होना है। हाँ, वो क्योंकि टीचर्स होते हैं आपके, वो उसके अच्छे के लिए होते हैं। उन्होंने जो दिया उनको पता है कि हमने क्या किया है, हम उनको अपने से ज़्यादा पता होता है। उन्होंने अच्छे खासे स्टूडेंट्स को अपने हाथों से पढ़ा के निकाला हुआ है, उनका रिजल्ट देखा है। तो हाँ, अपने को अपनी जिससे गाइडेंस ले रहे हैं, अपने जहाँ पढ़ रहे हैं उन पे एकदम बिलीव करके, आंख बंद करके अपने को उनको फॉलो करना चाहिए। सो रोशन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों के मन में हमेशा डाउट ही रहता है कि सर पेपर पूरा 100 मार्क का अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 90 मार्क का पेपर अटेंड करूं, या प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या करता है बच्चा कि प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त करता है और पेपर 70 मार्क के अटेंड करके आता है। तो आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 100 मार्क का पेपर कंप्लीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो तो होता है। मैं तो यही बोलूँगा कि पहले कंप्लीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीट करोगे तो आपके पास टाइम रहेगा तो आप प्रेजेंटेशन भी कर लोगे, वो वैसा कुछ है नहीं। पर कंप्लीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर छूट जाना मतलब आपके लगभग आपने अपना आधा चांस गवा दिया, वैसा वाली बात है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जितनों से सुना है, सर ने भी मेरे को यही बोला है, पेपर कंप्लीशन करो, हो सके तो जितना जल्दी हो सके करो। पर हाँ, राइटिंग पे फोकस करो, ऐसे भी नहीं एकदम सजा के लिखो, पर जितना अंडरस्टैंडेबल है वो, क्योंकि वो भी अपने जो चेकर होते हैं वो भी CM है, उनको भी पता है कि एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो वो भी उस हिसाब से वो भी थोड़ा लीनियंट रहते हैं। राइटिंग में इतना कुछ है नहीं, पर मैं हमेशा ये रखता था कि 5 से 10 मिनट एटलीस्ट साथ में रखो। आप एक बार क्विक रिवीजन हो जाए आपका पेपर का, और आप थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स वो है, लाइन्स है, उनको अंडरलाइन करो, थोड़ा हाईलाइट करो, थोड़ा मतलब पेंसिल से नॉर्मली, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जब दिखता है ना तो वो एग्जामिनर भी वो भी फिर आपको वो नेगेटिव काउंट करना चालू कर देता है कि ये खाली दिखाना चाह रहा है, शो ऑफ है। तो वो नहीं है, आपने जो लिखा है उस पर अच्छे से वो लिखो, थोड़ा अंडरलाइन करो, और प्रेजेंटेशन नॉर्मल दो, ऐसा कुछ है नहीं, पर पेपर कंप्लीट ये सबसे जरूरी है। सो आपने पर्टिकुलरली जैसे पूरे मतलब आपके अकॉर्डिंग तो पूरा 100 मार्क के पेपर अटेंड किया है आपने सारे में, तो कभी टाइम ऐसा होता है कि टाइम कम पड़ गया पेपर के अंदर, या वेल इन टाइम हो जाता है, क्या लगता है? नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपने को पता है कि थोड़ा लेंदी पेपर्स आते हैं, अपने को पता है इंस्टीट्यूट और रखते हैं, तो उनमें अपने को पहले स्ट्रेटेजिकली अपने माइंड मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ लेंदी पेपर आएंगे। पर आजकल थोड़ी हाँ अच्छे से इंस्टीट्यूट ने किया है कि 30 मार्क्स से MCQs होते हैं, वो अपने को उसमें सबसे बेस्ट करना है कि वो जितना जल्दी हो सके 10 मिनट 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट बस। और मैं तो कभी कभी ऐसा करता था, रिवीजन टाइम मिलता था 15 मिनट का, उसी में उसमें से 5 मिनट मैं तो खाली MCQs को देता था। पहले 10 मिनट हाँ पहले पूरा पेपर एकदम देखो, फिर लास्ट के 5 मिनट फटाफट MCQ। तो मैं ट्राई करता था फटाफट उसमें हो जाए, और फिर सीधा टिक करके लिख के
वो करूँ, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ 70 मार्क्स और 3 घंटे, बस उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करता था। हो जाता है, और कभी कभी नहीं भी होता है तो ट्राई करना कि एटलीस्ट आंसर शॉर्ट में लिखा हो पर कंप्लीट करके आओ वैसा, क्योंकि वो कभी कभी एग्जाम में समझ आता है कि हाँ यार लेंथी पेपर उसको भी होता है, तो वो मार्क्स देते हैं, ऐसा है। तो मतलब इन शॉर्ट एक्यूरेसी रखो। हाँ। कि एक्यूरेसी कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे 95 अटेंड करके आते हैं लेकिन फिर भी 80 लेके आ जाते हैं। तो एक्यूरेसी, जैसा रोशन ने कहा कि प्रेजेंटेशन नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई सजा सजा के लेके आ गए। और राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो, अच्छा ये मेरा सवाल है कि राइटिंग कैसी है तुम्हारी पर्टिकुलरली? नॉट सो भाई गुड, मुझे तो पता है क्योंकि मेरा स्टूडेंट, मुझे तो पता ही है कि राइटिंग कैसी है, बट ओवरऑल एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू राइटिंग कैसी होनी चाहिए? मैं भी आप जैसे ही हूँ, मेरी कोई अच्छी, इतनी भी अच्छी नहीं है पर हाँ अंडरस्टेबल है, मैं समझ जाऊँ और मैं किसी को समझा सकूँ उतनी है बस। और मेरी कभी हैंड राइटिंग अच्छी रही नहीं है, मैंने बीच में इंप्रूव करने की कोशिश भी की, पर पता चला कि वो एग्जाम होता है, अपने को स्पीड मेंटेन करनी होती है, और फिर कभी कभी धीरे धीरे पेपर लिखना चालू होता है, कभी नहीं आते हैं, तो लास्ट में फिर स्पीड मेंटेन करनी होती है। तो मैं तो अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग जैसी है वैसे ही लिख के आता था। सो बहुत सही कहा रोशन ने कि पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट, बट उसके ऊपर पूरा फोकस मत डाल दो, आप पेपर को कंप्लीट करो। क्योंकि अगर जैसा रोशन ने जस्ट अभी कहा कि सर अगर आपने पेपर छोड़ दिया तो आप आधी बाजी तो वहीं हार चुके हो। कुछ भी लिख के आओ चलेगा भाई। 100 अगर फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 में से 2 मार्क तो देगा। अब 2 मार्क भी पता चला कि उसी के से अपन पास हुए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक एक मार्क की कीमत करो, तभी आप CA CMA CS बन सकते हैं। और बिल्कुल सही रोशन, बिल्कुल सही कहा आपने। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रोशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि सर CA करूं या CMA करूं, CA करूं या CMA करूं। तो आपने CMA क्यों किया था? ठीक है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम पहली बार आए थे क्लासेस के अंदर एडमिशन लेने। सो मैं वो पॉइंट को भूल रहा हूँ अभी फिलहाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई स्टूडेंट, कैन अ स्टूडेंट टेक अ CMA एज ए करियर? क्या हमको CMA करना चाहिए? तो वो बच्चे सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, और आपने CMA क्यों किया वो जरा उनको बताइए। अपने सबके साथ होता है कि करियर फोकस करना है, करियर बनाना है, सबको यही है, पैसा कमाना है, सबके पास है, क्या करे। ये 3 साल पहले मेरे को भी ये सेम क्वेश्चन था, फिर मैंने भी रिसर्च की। मेरे को एक्चुअली में CMA नहीं पता था, और आज भी बहुत जनों को होता है कि पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है हमको। तो CMA मेरे को भी नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। मेरे को ये था कि CMA क्या होता है, मेरे को क्यूरियोसिटी जगी, तो मैं सर के पास पहुंचा, डेफिनेटली मैंने गाइडेंस लिया, तो सर ने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन किया। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली मैंने दोनों प्रॉन्स एंड कॉन्स देखे, CA और CMA को कंपेयर करके, तो मुझे CMA अच्छा लगा, तभी मैंने किया। उसमें सबसे मेन ये था कि इसमें आपको टाइम कम लगेगा। CA क्योंकि अपने अभी चलो ठीक है, पहले 5 साल का कोर्स था, 5-5.5 साल विद, अगर वो भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर करते हो तो मेरे को ये था कि CA में अपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर करे तो 2.5 से 3 साल का कोर्स है, तो जितने में आप ग्रेजुएशन हो गए उतने तक तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेके बैठोगे। तो मेरे को सबसे ज़्यादा तो मोटिवेट ये किया। ऊपर से इसमें ये था कि डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई उस टाइम इतनी कम थी, तो कंपटीशन इतना नहीं था, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप, स्कोप बहुत ज़्यादा हाई था, ग्रोथ बहुत अच्छी थी, और जॉब मिलने के चांसेस अभी भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो मैंने जैसे कहा मेरे को जॉब करना है, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से, और कॉर्पोरेट कुछ भी करना हो, आपको प्रैक्टिस भी करनी हो, CMA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू सिलेक्ट। एंड अगर आपको CA भी करना है तो मैं सबको यही बोलूँगा, CA भी करो, चलो आपको अपनी मर्जी है, पर CMA आपको करना ही चाहिए। बहुत कम कोर्स है, लिमिटेड भी है, लिमिटेड टाइम में हो जाता है, कंपटीशन चलो अभी थोड़ा है, पर आप में है हिम्मत तो आप कर लोगे, इतना कुछ नहीं है, मैंने किया है तो मैं बोल पा रहा हूँ। जैसे कि पता है कि आगे स्कोप बहुत है, कैंपस प्लेसमेंट इसमें बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनीज, तो हाँ वो तो है। तो CMA के अंदर जैसा हम लोग रोज ही देख रहे हैं कि 10-12 लाख 15 लाख आराम से मिल रहा है। हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रोशन ने जस्ट अभी कहा कि CA को सर कम से कम भी आज भी अभी भी प्रेजेंटली देखे तो 4 से 4.5 साल लगने हैं, और CMA को वही चीज़ सिर्फ और सिर्फ कितने साल में, 2.5 से 3 साल में हो जाता है CMA। बहुत अच्छी चीज़ है, आपका टाइम बचता है। जितने जल्दी आप CMA बनेंगे उतनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके 2 साल से हो गए, अगर मैं 10 लाख भी पकड़ूं तो आपका एक तरह से 20 लाख की इनकम चालू हो गई है, और आप यू विल लर्न समथिंग व्हेन यू विल डू द जॉब। सो वुड यू सजेस्ट कि CMA करो? ऑफ कोर्स डेफिनेटली CMA एज ए खाली कोर्स ही नहीं, डिग्री ही नहीं, एक तरह का आपका वो समझ लो, आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड कर सकते हो आप, ऐसा कोर्स है वो। तो आप उसके बेसिस, उसके दम पे आप अपनी लाइफ को ग्रोथ, जो भी सक्सेस आप जो भी पाना चाहते हो, सब कर सकते हो उसके बेसिस। तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ करना ही चाहिए। बिल्कुल सही। सो मेरा भी यही ओपिनियन है, और मैं सबसे बड़ा प्रोमोटर हूँ CMA का। पर्टिकुलरली यही स्टूडेंट को समझाता हूँ कि
सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स जब आप 11th-12th लेते हैं तो कई बच्चों के मन में यही रहता है कि नहीं सीए करेंगे सीए करेंगे सीए करेंगे, बट सीए के अंदर जैसा रोशन ने जस्ट अभी कहा कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और सीएमए के अंदर भाई सप्लाई थोड़ी कम है, अब थोड़ी सी बड़ी है, मतलब रिसेंट कुछ एक आध साल के अंदर 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो सीएमए का बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नाउ बहुत काफ़ी लंबा जो है वो इंटरव्यू हो चुका है ऑलरेडी। सो अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब पर्टिकुलरली मेरे स्टूडेंट्स या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एग्जाम को लेकर और सीएमए कोर्स को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, ओवरऑल एक समअप करके बता दीजिए कि क्या एडवाइस आप देना चाहोगे। एडवाइस तो यही है कि जो कर रहे हो करते रहो, वो है, और पर करो, पढ़ाई करो। हाँ, मेरा सबसे पहले एडवाइस ये होगा स्टडीज़, क्योंकि स्टडीज़ के बिना अभी आज के और आगे मॉडर्न डे में कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ऐसा होगा, क्योंकि आने वाला टाइम स्टडीज़ का ही है। तो स्टडीज़ करो और आपको जो ग्रोथ, जिसमें स्कोप दिख रहा है, जो टैलेंट है आप में, वो करो। ज़रूरी नहीं है खाली स्टडीज़, मतलब खाली सीए प्रोफेशनल डिग्री या कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना पैशन फॉलो करो, सबसे पहले तो ये। और एज ए सीएमए अभी मैं बना हूँ तो वो ये मैं समअप करके बोल सकता हूँ कि सीएमए इज़ ए वेरी गुड कोर्स। लोगों को लगता है हार्ड है एक्चुअली, पर देखा जाए तो करते करते अपने आप आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ यार ये तो है, अपने लेवल का है, कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि लोगों ने किया अपने भी कर सकते हैं, रैंक भी ला सकते हो। एक्चुअली मैंने भी कभी सोचा नहीं था, और पढ़ते पढ़ते आपको सब हो जाएगा। बस धीरे धीरे यही है कि थोड़ा पहले आपको थोड़ा अपने आप को मोटिवेट या थोड़ा धक्का देके करना पड़ेगा। एक बार आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए, एक बार रैंक आ जाए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप ही मोटिवेट होते चले जाओगे। फिर साथ देने के लिए तो आपके पास सब जने होंगे, कोई कमी नहीं होगी। बस यही है कि आपको करना, मेहनत इज़ योर्स, और रिजल्ट पूरा आपका बोले परिवार या सब जने मिलके सेलिब्रेट करेंगे, वो अलग ही हैप्पीनेस होगी। तो वो करना तो है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से पर्सनल। एजे क्लासेस का कितना बड़ा रोल रहा है पर्टिकुलरली आपकी इस पूरी सीएमए जर्नी के अंदर, फ्रॉम फाउंडेशन टिल द फाइनल? एजे क्लासेस का क्या रोल है, आदित्य झवर का क्या रोल रहा आपकी लाइफ के अंदर? वो तो अनडिस्क्राइबेबल है, वो उसके लिए तो एक अलग से वीडियो बना सकते हैं अपने, पर मैं शॉर्ट में करके बोलूँ तो हाँ, मैंने चालू यही से किया। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सीएमए वर्ड यहाँ पे सुन के फिर यहाँ से पूरा सीखा है। तो समझ लो अब तक मैं इनके साथ हूँ, मतलब पूरा बिलीव मैंने इन पे किया है। इन्हीं के रोल, इन्हीं को देख के, मेरा आइडल बन के, मेरे सीनियर बन के, मेरे एल्डर ब्रदर बन के, इन्हीं को मैंने फुल सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट लिया है मैंने अपने लिए। और बस यही एक कोचिंग बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, आपको करनी चाहिए, आप कर सकते हो। आपके लिए एकदम, मैं तो फर्स्ट चॉइस बोलूँगा अपने लिए और सबके लिए भी। तो हाँ, आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो हमेशा आदित्य सर अवेलेबल रहे हैं। तुरंत आधी रात को भी वो वाला बोले तो सर ने मेरे को मोटिवेट किया है, बहुत बहुत प्रीसली मुझे हैंडल भी किया है एक्चुअली। तो मेरे लाइफ में तो बहुत बड़ा रोल है। सो देखिए, पर्टिकुलरली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सी में बहुत अच्छा कोर्स है। रोशन रैंक लाया है, आप भी रैंक ला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ही वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। एंड डेफिनेटली पढ़ाई बहुत करता था, मेहनत करता था अपनी तरफ से बहुत। कई सारे फ्रेंड्स जो रहते हैं कई बार अपनी लाइफ में जो है उनका रोल नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो रोशन की लाइफ में भी ऐसे मुझे इंसिडेंट्स पता है पर्टिकुलरली कि कुछ फ्रेंड्स थे जो डीमोटिवेट भी करते थे, बट ठीक है, वो सब अपना अदर पार्ट है। मेन आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आप कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत हो, गोल की तरफ आकर्षित रहो कि मुझे सीए बनना है या मुझे सीए बनना है, जो भी आपको करियर में अचीव करना है। सीए डेफिनेटली अच्छा कोर्स है। सो एट द लास्ट, रोशन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई पर्सनली वांट टू से कि आप प्रोफेशनली, आप पर्सनली, आप इमोशनली, आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में इतना ग्रो करें कि आने वाले 10 साल बाद मैं गर्व से कहूँ कि रोशन, मैं तो ये चाहूंगा कि आने वाले 10 साल बाद आपने जो अचीव किया, मैं एक और इंटरव्यू आपके साथ करूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर इंटरव्यू। थैंक यू। मैं भी बोलना चाहूँगा सर को और पूरी टीम को, हमारे सारे टीचर्स को, तो वेरी वेरी थैंक यू मेरी लाइफ में इतना बड़ा सपोर्ट और रोल क्रिएट करने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशली एजे क्लासेस। थैंक यू वेरी मच सर, आपका रोल, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, तो हाँ, थैंक यू वेरी मच। So it was nice having you, Roshan. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक बने हुए इसका मतलब आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।